चलिए मार्केट्स पे बात करूंगा नीरव से कुछ ही देर में, तब मार्केट्स की मैपिंग भी कर दूंगा। हालांकि निफ्टी दिखा देता हूं फ्लैट है, पर निफ्टी बिल्कुल भी बाजार का मूड नहीं बयां कर रहा है। वो मूड दिखेगा आपको ब्रॉडर मार्केट्स के पेन से, यानी कि जितने स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा बिकवाली का दबाव, ज़्यादातर स्टॉक्स में 1:6 के रेशियो की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग बढ़ कह रहे हैं, पहुंच गए। एक बढ़ रहा है तो 6 कमजोर है, ऐसा मूड माहौल है। खैर आता हूं मार्केट्स पे। आज एक्सपायरी का दिन है। पहले मार्कोलाइंस पेवमेंट टेक्नोलॉजीज के फाउंडर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर विजय ओसवाल सर जुड़ते हुए। विजय सर, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, आपके आने से पहले कई सारे डेवलपमेंट्स, हाँ जी, आपके आने से पहले मैं कई सारे डेवलपमेंट्स पढ़ रहा था। मार्कोलाइंस, ये ऑर्डर बैग करना, ये वो सब पे आऊंगा, बातचीत करूंगा। सर पहले जब धंधा समझने की कोशिश कर रहा था तो उसमें लिखा हुआ था इंटीग्रेटेड हाईवे मेंटेनेंस सॉल्यूशन कंपनी। पहले तो ये समझाएं आसान शब्दों में, मार्कोलाइंस पेवमेंट टेक्नोलॉजीज करती क्या है, अपना कोर बिजनेस है क्या, धंधा है क्या सर? Thank you, Ashish ji, for inviting us to this show. Just to explain you, Marcolines started its journey in 2002 with a single product of road marking. और वहां से शुरुआत करके हम आज हाईवे सेक्टर में हम लोग मेंटेनेंस मुहैया कराने वाली आज एकमात्र लिस्टेड एंटिटी है। और हम लोग इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैटर करते हैं। और हमारे कोर वर्टिकल्स में अगर सर्विसेज की बात करें तो दे आर डिवाइडेड इनटू टू। एक है हाईवे मेंटेनेंस और दूसरा है स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। बोथ ऑफ दिस ओनली फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हाईवेज। मेजर मेंटेनेंस और कई सारी स्पेशल टेक्निक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि माइक्रो सर्फिसिंग हो या CIPR हो। और स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन में वी आर वन ऑफ दोज वेरी फ्यू कंपनीज जिन्होंने FDR करके टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी, और हम टनलिंग में भी काफी कुछ काम करते हैं। हालांकि हमारे चेयरमैन जो है वो उनका शुरू से ही फोकस रहा है ऑन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, जिसके चलते हमने हाईवे सेक्टर में कई सारी नई टेक्नोलॉजीज पहली बार हम लोगों ने इंडिया में इस्तेमाल करी हुई है। दिस इज व्हाट इज मार्कोलाइंस इन नटशेल। ओके, अच्छा, जब अबाउट द बिजनेस पढ़ रहा था, इनफैक्ट रिलीज में भी जो धंधा समझाया था आपने, तो उसके नीचे ही मेंशन था कि बोर्ड ने मार्कोलाइंस इंफ्रा का मार्कोलाइंस पेवमेंट टेक्नोलॉजीज में मर्जर को मंजूरी दे दी है, अप्रूवल दे दिया है। अब ये मार्कोलाइंस इंफ्रा का मार्कोलाइंस पेवमेंट में मर्जर का मतलब क्या, क्या लॉजिक है इसके पीछे? ये मार्कोलाइंस इंफ्रा क्या करती है, कैसे ये बेनिफिट करेगा कंपनी को और शेयरधारकों को या स्टेक होल्डर्स को? जरूर सर। सो मार्कोलाइंस पेवमेंट, जैसे हम लोग हाईवे मेंटेनेंस का काम करते हैं, मार्कोलाइंस इंफ्रास्ट्रक्चर इज आल्सो अ कंपनी जो कि प्योरली सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू दी वेरियस टोल एसेट ओनर्स अक्रॉस इंडिया। हम लोग 16 स्टेट्स में काम करते हैं, 30 से ज्यादा लोकेशंस पे हम लोग आज की तारीख में मौजूद है। एंड दिस मर्जर इज अ स्ट्रेटेजिक मूव बेसिकली, जिसकी वजह से हमारी ऑपरेशनल इफिशिएंसी, स्केलेबिलिटी और विजिबिलिटी बढ़ेगी। और जैसे ये काम हो जाएगा तो हमारा मर्जर के बाद हमारा डुप्लीकेशन कम हो जाएगा, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन कर पाएंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी भी बढ़ेगी। और इससे हमें ना आफ्टर द मर्जर वी विल बिकम द लार्जेस्ट एंड द ओनली कंपनी प्रोवाइडिंग एंड-टू-एंड सर्विसेज इन द हाईवे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। सो इससे हमारा फुटप्रिंट भी बढ़ेगा और ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स की वैल्यू भी। Okay, largest and the only company doing this. अच्छा, तो फिर इस मर्जर को अगर क्वांटिफाई करने की कोशिश करूं, जो आप कह रहे हो लॉजिकली साउंड भी कर रहा है कि अच्छा होगा, बिजनेस और स्ट्रक्चर बेटर हो रहा होगा, कंपनी के फाइनेंशियल्स में क्या इंपैक्ट होगा, कंपनी के मार्जिन्स, कंपनी के ऑर्डर बुक पोजीशन पे, इसको फाइनेंशियली अगर क्वांटिफाई करें तो कहानी क्या कहती है? ओके, एज ऑफ टुडे अगर सिर्फ पेमेंट की बात करें तो हमारे पास 400 करोड़ की कंफर्म्ड ऑर्डर बुक है, प्लस 500 करोड़ की पाइपलाइन पे हम लोग काम करते हैं। लेकिन पोस्ट मर्जर यही इक्वेशन बदल जाएगा। हम लोग वी विल बी ऑलमोस्ट क्लोज टू 500 करोड़ in terms of revenue, and in terms of order book we will be close to 500 crores in both the places. This will give us very much visibility.
हाँ हाँ, मार्कोलाइंस पेवमेंट की रिलीज में तो लिखा था 400 करोड़ प्लस की ऑर्डर बुक, आप कह रहे हो 500 करोड़ के आसपास की डील पाइपलाइन नजर आती है, और अब कंसोलिडेटेड एंटिटी जब बन के खड़ी होगी हाँ जी। तो तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। अच्छा, ये जो इंडस्ट्री है, ये जो हाईवे मेंटेनेंस सॉल्यूशंस का पूरा धंधा है, ये हाँ जी। इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, किस दर से ग्रो करती हुई नजर आएगी, किस तरह की ग्रोथ एटलीस्ट नियर टर्म 2 से 3 साल में आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे हो? हाँ जी। सो एक्चुअली हाईवे इंडस्ट्री में अगर बात करें पोटेंशियल की, तो भारत इज बेसिकली सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन इन द वर्ल्ड। और मोदी गवर्नमेंट से आने के बाद हम लोग आज उसमें 34 किलोमीटर प्रतिदिन का एडिशन कर रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का जो फोकस है, पीपीपी मॉडल में भी बहुत सारी ग्रोथ आई है और बहुत सारी एफडीआई इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिसका फायदा हमको, हमारे जैसे कंपनी को इस तरीके से होगा क्योंकि हमारे क्रेडेंशियल्स और क्रेडिबिलिटी इतनी हाई है मार्केट में, और इसका हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और आने वाले 3 साल में इजीली हम लोग 100% से ज्यादा ग्रोथ का कोशिश करेंगे। अच्छा, आप में से बहुत कम लोगों ने मार्कोलाइंस पेवमेंट टेक्नोलॉजीज का नाम सुना होगा, क्योंकि ये बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे थी। अभी हाल में ही एसएमई से मेन बोर्ड पे माइग्रेट करी है, तो कंग्रेचुलेशन सर उस माइग्रेशन के लिए। आपको बधाई, और हम शेयरधारकों को भी, मतलब शेयर होल्डर्स को भी रिवॉर्ड करने की तैयारी वारी हो रही है क्या इस माइलस्टोन अचीव हाँ, करने के बाद? बिल्कुल सर। मतलब हमारा तो यही ये रहेगा कि शेयर होल्डर्स के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू प्रोपोजिशन हम बनाए रखें। और जैसे कि अलग अलग शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने की इस पे भी काम कर रहे हैं। और आई मस्ट मेंशन दैट हमने हाल ही में 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए 15% का डिविडेंड डिक्लेयर किया था, जो कि लास्ट ईयर से 50% ज्यादा था। और भी अन्य विचार, इस पे प्रावधानों पे हम लोग काम कर रहे हैं, एंड वेरी सून वी शैल बी कमिंग इन। हमारा डेफिनेटली हमारी कमिटमेंट है टुवर्ड्स दी आवर शेयर होल्डर्स हु हैव बिलीव्ड इन अस। ग्रेट, आप लोग धंधा बढ़िया चलाइए तो शेयर होल्डर्स वैसे ही रिवॉर्ड होते रहेंगे। थैंक यू सो मच विजय सर जुड़ने के लिए, और आज इस मार्कोलाइंस पेवमेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में डिटेल में समझाने के लिए। चलिए भाई, मोस्ट वेलकम सर। आइए भाई, अब जरा निफ्टी की। अच्छा भाई साहब, बाजार बंद हो जाना चाहिए। सास बहू सेंसेक्स पे शुरुआत में मैंने कहा था ब्रेथ पे नजर रखिएगा, 1:4 हो रही है, मामला गड़बड़ाते ही चले जा रहा है। शो खत्म करते करते 1 बजे के आसपास कहा था 1:5 हो गया है डिक्लाइंस के फेवर में, और अब आधे घंटे बाद फिर मिल रहा हूं आपसे तो 1:6 हो गया है। ये डिटोरिएशन बढ़ता ही चले जा रहा है। तो इंडेक्स की इनिशियल वॉलेटिलिटी के बाद इंडेक्स तो कल की क्लोजिंग लेवल्स के इर्द गिर्द मैनेज हो रहा है। इंडेक्स कहानी बिल्कुल बयान नहीं कर रहा है, मूड बिगड़ते ही चले जा रहा है स्क्रीन का। मिड कैप इंडेक्स उस समय 1.5% दबाव में था, बढ़ते बढ़ते अब मिड कैप इंडेक्स 1.25% कमजोरी के साथ। स्मॉल कैप इंडेक्स भी अलग से स्क्रीन पर रखिएगा। ब्रॉडर मार्केट्स में क्रॉस द बोर्ड पेन, और ये असली बैरोमीटर है। स्मॉल कैप 2.25% करेक्ट कर गया। ब्रेथ डिटोरिएटिंग आपको एडवांस डिक्लाइन में दिखाई थी, ये असली बैरोमीटर मूड का, और ये मूड गड़बड़ा रहा है। पर ठीक है, इस पे आऊंगा बाद में। पहले जरा निफ्टी की मैपिंग कर ली जाए। आज तो एक्सपायरी डे है निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो तो फिर भी मैनेज हो रहा है। लेकिन जब आप नीरव स्क्रीन्स देख रहे हो, आई एम श्योर ये सब भी ऑब्जर्व कर रहे होगे, इंडेक्स तो मैनेज हो रहा है, फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। पहले इंडेक्स पे व्यू क्या बन रहा है, और ये ब्रॉडर मार्केट्स के जनरली सारे समीकरण देखते हुए थोड़ा सा मूड बिगड़ रहा है क्या? यस, देखिए एकदम मिक्स्ड बायर्स है। सही कहा आपने कि इंडेक्स अगर कोई देखे तो उन्हें समझ में ही नहीं आया कि स्टॉक्स में क्या हो रहा है, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में। और आज बहुत ज्यादा पेन है मिड कैप स्मॉल कैप में, अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है। इनफैक्ट एफएनओ के भी बहुत सारे काउंटर्स में सेलिंग है, कुछ लार्ज कैप छोड़ दें तो अक्रॉस द बोर्ड सब जगह सेलिंग है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए इंडेक्स बेस में 24,500 टू 25,000 का कंसोलिडेशन चल रहा है निफ्टी में, और ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन और चलेगा। यस, 25,000 अभी तोड़ा है निफ्टी ने, सो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि 24,500 रीटेस्ट होगा।
आने वाले 1-2 दिनों में। आज एक्सपायरी है तो आज ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं है निफ्टी में, सो आज के लिए एटलीस्ट निफ्टी में ट्रेड नहीं रहेगा। बैंक निफ्टी सिमिलरली 55,500 एक बढ़िया सपोर्ट लेवल है, उसके पास में आया है एंड आई बिलीव यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस हो सकता है। दैट इज व्हाई लुकिंग एट द ओवरऑल सिनेरियो बैंक निफ्टी में भी कोई ट्रेड नहीं रहेगा। हालांकि यस, आने वाले दिनों में आई डू एक्सपेक्ट एटलीस्ट निफ्टी टू कम डाउन टू 24,500 ऑट लेवल्स। आज तो खैर ट्रेड नहीं है, सही कह रहे हैं, और लार्जली वो कंसोलिडेशन बैंड में अभी भी निफ्टी है। आज लेकिन क्या हुआ, ऑटोज सेकंड कॉन्जिक्यूटिव सेशन हो गया जब बढ़िया कर रहे हैं। कल अपन सुबह महिंद्रा महिंद्रा की चर्चा कर रहे थे, महिंद्रा महिंद्रा के साथ बाकी ऑटो स्टॉक अच्छा कर रहे थे, और आज भी ऑटोज का आउट परफॉर्मेंस सिलेक्टिवली, तो कुछ इंडेक्स में वो मजा नहीं आएगा जो आपको एमएनएम देख के, आयशर मोटर्स देख के स्टॉक स्क्रीन पे रखिएगा। ऑटोज अच्छा कर रहे हैं, इवन बजाज ऑटो वगैरह भी अच्छा कर रहे हैं, सब इन ग्रीन बढ़िया ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑटोज अच्छा कर रहे हैं, और एक सरप्राइज पॉकेट के तौर पे वो कंजम्पशन रिलेटेड स्टोरीज अच्छा कर रही है। हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करा था इटर्नल के साथ स्विगी जोड़ दीजिए आज, और कंजम्पशन में मेरा मतलब है अब ऑटोज भी कंजम्पशन थीम का पार्ट है। अदरवाइज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वगैरह ये सब अच्छा कर, टाटा कंज्यूमर काफी अच्छा कर रहा है, 0.25% के आसपास का उछाल है, और धीरे धीरे और इंचअप करता हुआ आपको नजर आएगा। दो स्टॉक्स नीरव, टाटा कंज्यूमर और महिंद्रा एंड महिंद्रा कैसे प्ले। महिंद्रा महिंद्रा का दूसरा दिन हो गया है अच्छे मूव्स का, और दिन के हाईज की तरफ बढ़ चला है ऐसे बाजार में। एमएनएम में क्या करना चाहिए? देखिए एट दिस पॉइंट अगर देखें तो एमएनएम एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में है। नो डाउट ये स्टॉक ने बहुत बढ़िया करा था पहले, मगर पिछले 3-4 महीनों में एक लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है बिटवीन 3200 ऑन द अपसाइड एंड अबाउट 2700 ऑन द डाउन साइड। जब तक ये रेंज टूटता नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा अग्रेसिव बाइंग या सेलिंग नहीं आएगा। सो मेरे हिसाब से मैं तो अवॉइड करूंगा एमएनएम। बट आपने आयशर मोटर का नाम लिया था, आयशर मोटर मुझे इनफैक्ट ये स्पेस में बहुत बढ़िया लग रहा है। एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी पॉजिटिव है, सो आई बिलीव आयशर मोटर ज्यादा बेहतर करेगा गोइंग फॉरवर्ड। यहाँ से 5700 तक ये स्टॉक आ सकता है, तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग का देख सकते हैं। इसमें नीचे में अराउंड 5350 बढ़िया सपोर्ट है, वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। टाटा कंज्यूमर की अगर मैं बात करूं तो देखिए, टाटा कंज्यूमर में एक लंबे समय के बाद में एक छोटा सा हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना है, और एकदम सटीक सपोर्ट लिया है ये स्टॉक ने अराउंड दैट 1070 लेवल्स, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है ये स्टॉक के लिए, वहां से घूमा है। आई बिलीव यहाँ से टाटा कंज्यूमर में बाइंग जरूर बन सकती है, और यहाँ से एटलीस्ट 1150 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है। तो वो टारगेट के साथ में, छोटे के टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ से आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो अराउंड 1068 का बनेगा। ठीक है, ये कुछ दिग्गज स्टॉक। और आयशर मोटर्स मेरे ख्याल से आज सुबह के टॉप कॉल्स की लिस्ट में भी शुमार था। खैर नीरव, आपके प्रेफर्ड पिक्स। अब मार्केट्स में तो निफ्टी में तो कोई ट्रेड लेना नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक कोई ट्रेड जो आप लोग इनिशिएट कर रहे हो इस समय निर्मल बंग पे? यस, तो देखिए एक लॉन्ग और एक शॉर्ट लेके जाना चाहिए लुकिंग एट द ओवरऑल सिनेरियो, और यहाँ पे सबसे कम रिस्क एटलीस्ट आईटी सेक्टर में लगता है, और इन्फोसिस वुड बी माय टॉप बेट। तो इन्फोसिस यहाँ से एक लो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, और प्रीवियस जो टॉप है उसके ऊपर अब चल रहा है। आई बिलीव करंट लेवल से जरूर इसमें बाइंग कर सकते हैं। 1590 के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसमें बाइंग करें, 1700 तक के इसमें टारगेट नजर आ सकते हैं। दूसरा जो कॉल है वो शॉर्ट कॉल है। अगेन SJVN पे ये स्टॉक में एक इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन हुआ है, और ये ब्रेकडाउन हुआ 50 डे मूविंग एवरेज का, और ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑफ 95। तो करंट लेवल से इसका फ्यूचर आप बेच के चले, इसमें ज्यादा सेलिंग बढ़ती हुई दिख रही है, और ये स्टॉक नीचे में अराउंड 85 के लेवल्स तक आ सकता है। 97 के स्टॉप लॉस के साथ में इसका फ्यूचर आप बेच के चलें फॉर दैट टारगेट ऑफ 85। लीजिए भाई, बढ़िया, एक बाय और एक सेल आइडिया नीरव के सौजन्य से। नीरव, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो एक क्विक मार्केट चेक।
ओके, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एकदम ही फ्लैट निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाई एक बार तो समझ में आएगा कैसे मैनेज हो रहा है इस समय एटलीस्ट बेंचमार्क। अच्छा, इन्फोसिस दबाव में है, आईटी सेक्टर दबाव में है, पर एक स्टॉक दिखाता हूं, विप्रो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1% की मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। क्यों ये अलग हटके चाल चल रहा है जब पूरा आईटी आज सल्क कर रहा है? विप्रो पे सीएलएसए की एक रिपोर्ट ने वो हलचल मचा दी है। मतलब बेसिकली वो इन्फी और टीसीएस को लेकर, सॉरी टीसीएस नहीं, इन्फोसिस और विप्रो को लेकर बुलिश हैं। मतलब वो 15% का अपसाइड नजर आ रहा है, पर विप्रो के लिए उन्होंने सबके जहन में डाल दिया है कि वो रूम खुल गया है विप्रो के बायबैक का, और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस बार जब अब तो आईने वाले जुलाई के नतीजे अगले महीने तो हैं, विप्रो शायद एक बायबैक लाने की तैयारी कर रहा हो। प्रीवियस बायबैक मैं ऐसे ही देख रहा था, विप्रो का आया था जून 2023 में। उसके बाद अब हो सकता है, अब वो सीएलएसए की, अब बायबैक की विंडो तो खुली गई है इसके लिए, तो अब वो सीएलएसए की रिपोर्ट के बाद विप्रो दरअसल आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने कहा वैसे नजर आई तो मैंने कहा बता तो दूं क्यों आउट परफॉर्मेंस है। ब्रेक का समय भाई, ब्रेक के उस पार आज वीकली एक्सपायरी, एकदम सदा हुआ मैनेज निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट्स का पेन। तो ऐसे में ब्रॉडर मार्केट्स इंप्रूव होंगे या निफ्टी मामला गड़बड़ाएगा, उस पर डिटेल्ड बातचीत, मार्केट्स का एनालिसिस और बढ़िया सटीक ट्रेड्स के लिए बने रहिए ब्रेक के उस पार कमाई का अड्डा।